वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व की। ये आपकी यूनिट 9 है और इसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉर्प के बारे में। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो ये आपको पूरा जानना चाहिए और आपको बिल्कुल इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रबंधन और प्रशासन क्या है और उस पर भी शैक्षिक प्रबंधन, क्योंकि हम शिक्षा शास्त्र विषय को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन के ही बारे में बात करेंगे, शैक्षिक प्रशासन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रबंधन जो होता है, प्रबंधन क्या होता है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों को निर्देशित करने की एक कला है। प्रशासन प्रबंधन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का संबंध वृहद उद्देश्यों, योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन से होता है। मतलब इन चीज़ों को जब कार्य रूप में कहीं पे लागू किया जाता है तो वो प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों से कार्य करवाने की एक कला है। ये संसाधनों की उचित प्रयोग, यहाँ पर फिजिकल जो सारे साधन होते हैं उनकी बात की जाती है। संसाधनों के उचित प्रयोग और मानव संबंध हो, मतलब वहाँ पर क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे और कुशलताओं से अधिक संबंधित है। तो ये हो गई प्रबंधन की बात। प्रबंधन में क्या होता है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक प्रोसेस होता है। और प्रशासन क्या होता है? एक डिसीजन मेकिंग वो होती है, अथॉरिटी होती है। प्रशासन मतलब हर चीज़ को देखता है। प्रबंधन ये निश्चय करता है कि विभिन्न क्रियाएं किसके द्वारा और कैसे होती हैं, ये प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और प्रशासन यह निश्चित करता है कि कौन सी क्रिया होनी है और कब होनी है। तो प्रबंधन क्या हुआ? एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंधक प्रशासक के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं, उनके सुपरविजन में काम करेंगे। ठीक है, और प्रशासन क्या होगा? एक डिसीजन मेकिंग, मतलब एक चिंतन की जो है अथॉरिटी होती है, क्योंकि ये योजनाएं और नीतियां बनाते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गई प्रबंधन और प्रशासन की बात। आगे हम इसी में पोस्ट कॉप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हेनरी फेयोल को प्रशासन का पिता कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी टीचर भर्ती से संबंधित बाकी जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है। तो फेयोल ने बताया, शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके निश्चित लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य निश्चित होने के बाद वो व्यापक होते हैं, है ना, उनका जो है ब्रॉड क्षेत्र हो जाता है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। तो फेयोल ने प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में माना और इसके 5 तत्व बताए, 5 कार्य बताए। इसी को POCC ये शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पर P मतलब प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग संगठन, मतलब प्लानिंग मतलब नियोजन, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, फिर कमांडिंग आदेश, कमांड करना, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, कोऑर्डिनेट मतलब आपस में संबंध बनाना, कंट्रोलिंग नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल करना। तो इस तरह से ये हो गया POCC, ये हो गया इसके 5 तत्व। ठीक है, तो ये फेयोल ने बताए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसको पोस्ट कॉप के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपको वही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। अब लूथर गुलिक, ये इनका नाम था। इन्होंने प्रशासन के कार्यों को पोस्ट कॉप के रूप में निरूपित किया, है ना। तो पोस्ट कॉप से क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे? पोस्ट कॉप से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैसे आपसे पूछा कि पोस्ट कॉप से संबंधित कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ये जो सारे आप देख रहे हैं, जितने भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इन्हीं में से इनका जो है फुल फॉर्म देखना है, और एक जो होगा डिफरेंट होगा, वो उनका नहीं होगा। उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पोस्ट कॉप से संबंधित नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या इनके जो है इसके पोस्ट कॉप के प्रशासक के बारे में पूछा जाता है, तो लूथर गुलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कॉप का मतलब देखते हैं, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, S है स्टाफिंग, ठीक, फिर D है डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। पोस्ट कॉप ये सारे इसके सिंपल जो है, इसके जो है डेरिवेशन हो गए। ठीक है, अब सीयर्स महोदय ने प्रशासन के तत्वों को PODCC के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें P का मतलब प्लानिंग सब जगह ही है, O ऑर्गेनाइजिंग, फिर है D डायरेक्टिंग, और डबल C, वहाँ पे CCC था, यहाँ पर CC है, तो कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल एंड एवेल्युएशन। तो हमको पढ़ना किसके बारे में है? हमको ये वाला पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पोस्ट कॉप के बारे में। तो ठीक है, तो हम लोग आप इसी को देखेंगे कि प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है, क्योंकि वो जानना चाहिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये किस काम के अंतर्गत आता है और आपको नहीं पता है, तो वो भी नहीं आप कर पाएंगे, है ना।
तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई कमेंट हो, कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। आगे देखिए शिक्षा प्रशासन के कार्य। तो यहाँ पर क्योंकि पोस्ट कॉप क्या है, प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है। तो ये उद्देश्य प्राप्त के लिए पहला चरण होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली क्या होती है, प्लानिंग होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सभी संभावित कार्य और सूचनाएं एकत्रित कर, और अगर भविष्य में कोई ऐसी है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है, उनके बारे में विचार किया जाता है। फिर एक प्लान बनाया जाता है, और प्लान बनाते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि हमारे पास समय, धन और संसाधन कितने हैं, कौन सी ऐसी रुकावट आएगी कि हमारा काम रुक सकता है, कौन सी रुकावट हो सकती है। तो इस तरह से इनका सबका समुचित उपयोग करते हुए एक निश्चित समय के अंदर ही इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत आता है। बिना प्लानिंग के सब कुछ फेल है। तो हम लोग शैक्षिक प्रशासन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय से संबंधित चीज़ें होती हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित बातें होती हैं। और ये हर एक टीचर को जानना ज़रूरी है कि शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन है ना। तो इसमें आपको बहुत सारी भी चीज़ें पढ़नी है, मैं वो सारी दे दूँगी आपको। वैज्ञानिक प्रबंधन है, और काफ़ी सिद्धांत हैं उनके, नेतृत्व के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो आपका यूनिट 9 में है ये सारी चीज़ें, तो वो हम यहाँ पर सारा कवर करेंगे। फिर देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में मतलब होता है शिक्षण संस्था में, जैसे हम क्योंकि शिक्षा की ही बात करते हैं तो यहाँ पर उपलब्ध समस्त भौतिक में मतलब फिजिकल चीज़ें, विद्यालय भवन हो गया, फर्नीचर, शैक्षणिक सामग्री, ब्लैक बोर्ड और इंस्ट्रूमेंट, कोई लैब है, और कुछ इस तरह के वहाँ पर क्लासरूम है, प्रैक्टिकल्स हैं, मतलब लैब है, लेबोरेटरीज़ हैं, और वो है लाइब्रेरी है। तो इस तरह से वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं। फिर मानव संसाधन में उसमें शिक्षक आते हैं, छात्र हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, समितियाँ होती हैं, कक्षाएं हैं, पेरेंट्स हैं, इन सब के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मिलकर कार्य करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, स्थिरता और लचीलापन दोनों ही आवश्यक है, दोनों ही होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इतने रिजिड नियम बनाए जाएं कि उनको फॉलो करना मुश्किल हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतनी छूट दे दी जाए कि सब लोग अपने मनमानी करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होता है। फिर तीसरी है कार्यकर्ता, स्टाफिंग। इसमें कोई भी चीज़, गतिविधि कोई भी होती है, कोई भी एक्टिविटी होगी तो हम किसके द्वारा करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही करते हैं। तो समस्त कर्मचारी, जैसे वहाँ पर टीचर होंगे और फिर वहाँ पर कुछ कर्मचारी होंगे, प्रशासन होगा, इन सभी की नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है, सेवा सुरक्षा क्या देनी है, शर्तें क्या हैं, और इनको प्रमोशन कैसे देना है, पेंशन क्या होगा, लीव्स कैसी हैं, और किस तरह से अनुदान देना है ना। तो ये सारी चीज़ें ये आपके स्टाफिंग में आती हैं। ये सारा काम शिक्षा प्रशासन का ही कार्य होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डायरेक्शन, निर्देशन। इससे तात्पर्य होता है समस्त कर्मचारियों को उनकी जो है उपयोग, क्षमताओं, मतलब उनमें कैसा अनुभव है, कितनी स्किल है उसमें, योग्यताएं क्या है, कौशल, और उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, इन सभी को ध्यान में रख के उनका कार्यों का विभाजन किया जाता है। शिक्षा प्रशासन अधिकारों और कार्यों का विकेंद्रीकरण कर कार्य करवाने हेतु उचित सलाह, वहाँ पर सलाह दी जाती है, आदेश, निर्देश, ये सब दिया जाता है किसके, डायरेक्शन के अंतर्गत। अतः वहाँ का जो प्रशासक होगा वो उसको अपने ज्ञान, उसको जो उसकी नॉलेज है, उसका जो स्किल को पहचानने की जो क्षमता है, इन सब को, अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये डायरेक्शन का काम करना चाहिए कि किसको कौन सा काम देने से उसका आउटपुट मुझे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन के अंतर्गत। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। शिक्षण संस्थाओं में संघर्ष और द्वंद्व की स्थिति को हटाने के लिए कर्मचारियों में और कार्यों में उचित समन्वय, उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। अगर ये तालमेल गड़बड़ हो जाता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत द्वंद्व होते हैं, आपसी कलह होती हैं, ज़्यादा मतभेद होते हैं। तो इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन सभी संस्थागत कर्मचारियों और संस्थाओं में पारस्परिक समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे कि जो हमको हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो हमें आसानी से मिल जाए, है ना। तो ये हो जाता है कोऑर्डिनेशन की बात। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको लगता है कि आपको समझ में आ रही है, हमने मेहनत की है, तो आपको एक लाइक करना चाहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर है देखिए रिपोर्टिंग। शिक्षा प्रशासन अपनी संस्था के विभिन्न क्रियाओं को जो है, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिपोर्ट करता है, जिससे कि जो उसके अधिकारी हैं, उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, कोई विज़िट करने आता है तो वो वहाँ की एक्टिविटीज़ से और संस्था की उन्नति से उसको बता सके, उसको अवगत करा सके।
तो इसलिए शिक्षा प्रशासक को इस हेतु निरंतर ही उसको क्या है, अपडेट रहना चाहिए, निरंतर उसको रिसर्च करनी चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और अपने रिकॉर्ड्स द्वारा विभिन्न योजनाओं को, आदेशों को, नियम को, इन सब का ज्ञान रखना चाहिए कि नई पॉलिसीज़ क्या आने वाली हैं, नए अमेंडमेंट क्या हुए। तो ये सारी चीज़ें उसको जानकारी में रखनी चाहिए। किसके अंतर्गत आ गई? रिपोर्टिंग के अंतर्गत। फिर बजटिंग, बजटिंग के अंतर भी यही होता है कि धन का अनुमान लगाया जाता है और उसका लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। बिना बजटिंग के तो आपको घर की एक छोटी सी व्यवस्था करनी होती है, अपना परिवार की जो है वो करना होता है, घर को चलाना होता है सुचारू रूप से। तो महिलाएं अपना गृहिणी जो होती हैं वो अलग बजटिंग का काम करती हैं। तो हर जगह ही बजट का रोल होता है। तो शिक्षा प्रशासन में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको इसीलिए ज़रूरी होता है बजट बनाना, क्योंकि जिससे निश्चित समय में कम व्यय के साथ कार्य को पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं कि हमने प्लानिंग बना ली, सब कुछ हो गया और उसके बाद बजट की प्रॉब्लम आई और वो काम फिर अधर में लटक गया, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रशासन को सभी संबद्ध कर्मचारियों की सलाह लेते हुए बजट बनाना चाहिए, सभी के कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। तो ये हो गया आपका बजटिंग के अंदर। फिर आता है कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों के कार्यों, क्षमताओं, गतिविधियों और विभिन्न योजनाओं की प्रगति और उनके उद्देश्यों का मूल्यांकन करके शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाता है। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? आपका है भी एक चैप्टर है मापन और मूल्यांकन में, तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई गई क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, लेक्चरर बनने जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्यों सीसी पैटर्न क्यों होता है, क्यों एवेल्यूशन होता है, कहाँ पे क्यों सारे टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली होते हैं, क्यों होते हैं, असेसमेंट टेस्ट होता है, क्यों होता है। तो वहाँ पे इसीलिए मूल्यांकन इसीलिए होता है ताकि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो हमारा उद्देश्य है, उनमें सुधार किया जा सके, निरंतर उनको सुधार किया जा सके, उनमें करेक्शन हो सके। तो कर्मचारियों की कमियों को दूर करने और आवश्यक सुधार लाने के लिए तथा सराहनीय प्रयासों को प्रोत्साहन देने में प्रशासन सदैव संलग्न रहता है। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। फिर आवश्यक पुनर्बलन प्रदान कर। पुनर्बलन मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी स्टाफ होता है वो काम अच्छा करता है तो उसको क्या होता है कि कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, तो ये पुनर्बलन हुआ। तो उससे वो सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होता है और अनुचित व्यवहार को रोकता है। तो यही अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी शिक्षा प्रशासन का ही कार्य है कि अनुशासन में रह के काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं हैं और वो बाहर जा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मूल्यांकन और नियंत्रण मतलब कंट्रोल और इवैल्यूएशन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और जो पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधि, ये सब मतलब कोई भी चीज़ है, सामग्री है, शिक्षक है, अगर शिक्षक उन चीज़ों को नहीं अच्छे से कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स का भी चेंज कर दिया जाता है कि नहीं और अच्छी योग्यताओं वाले टीचर्स को चाहिए, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलम एक्टिविटीज़, उनमें भी सुधार लाया जाता है कि और अच्छा गेन किस तरह किया जा सके, हमारी शैक्षणिक संस्था में और सुधार किस तरह से संभव हो। तो ये हो जाता है मूल्यांकन और नियंत्रण। फिर है कम्युनिकेशन। ये आपके फर्स्ट पेपर में भी है, तो वहाँ मैं इसमें जो है अभी कुछ टॉपिक ऐसे दूंगी इम्पॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, स्वाभाविक और संप्रेषण स्थापित करने का कार्य शिक्षा प्रशासन का है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो चीज़ें क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं और वो स्किप कर जाती हैं। तो दो प्रकार के संप्रेषण हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से वर्टिकल मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऐसे ये होगा अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल। फिर शैक्षिक, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल में मतलब अपवर्ड क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, छात्र, शिक्षक और प्रशासक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊर्ध्वगामी है। डाउनवर्ड में नीचे, प्रशासक, फिर शिक्षक, फिर छात्र, ये इसका क्रम होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक अभिभावक, आपस में पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। ये सारा वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं डिसीजन मेकिंग, निर्णय। निर्णय क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, संपूर्ण प्रशासन प्रक्रिया के प्रत्येक कार्य में ये इम्पॉर्टेंट होता है। किसी शिक्षण संस्था की सफलता के लिए प्रशासक का, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका डिसीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, उसको डिसीज़न मेकिंग में कोऑपरेट करना चाहिए और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे आपसी द्वंद्व, विरोध भाव ये सब खत्म करके समूह भावना, समर्पण के भाव से, एक टीम वर्क की भावना से काम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, तो ये नहीं कि मतलब अपनी मोनोपोली चलाई, अपना डिक्टेटरशिप वहाँ पे दिखाया, ऐसे नहीं। सबके कोऑर्डिनेशन से, सबके कोऑपरेशन से ही
डिसीज़न लेने चाहिए, सबको बात करनी चाहिए, तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो ये हो गई डिसीज़न मेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग CPM और पर्ट एवेल्यूएशन, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है ना। लेकिन क्योंकि नहीं समझ में आता है, नहीं पता लगता है किस चैप्टर से आ गया, कहाँ से है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आगे देखते हैं और कौन से पॉइंट है। मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्टाफ को मोटिवेट नहीं करेंगे तो अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी कर्मचारी अपने कार्य व्यवहार और रुचियों व्यवहार इन सब से भिन्न होते हैं एक दूसरे से, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। तो प्रशासक क्या करेगा, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक मोटिवेशन का प्रयोग करता है, जिससे कि जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनका हम समुचित उपयोग कर सकें और अपने जो हमारी संस्था है वहाँ की शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर बना सकें, वहाँ की एक्टिविटीज़ को और सुधार सकें, तो हम अपने आउटपुट को ज़्यादा अच्छा पा सकते हैं, है ना। तो यही हो गया मोटिवेशन का काम। आगे देखिए, फिर है निरीक्षण और पर्यवेक्षण। यहाँ पर इसमें समस्पक जैसे शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, जो एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, परीक्षा संसाधन, इन सभी का निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना शिक्षा प्रशासन का कार्य है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर अधिकतम विकास किया जा सके। तो यही हो गया। इनोवेशन, समस्याओं के लिए, जो भी समस्याएं होती हैं शिक्षा संबंधी, उनके उचित समाधान के लिए नए उपलब्ध संसाधन, जैसे आजकल तो डिजिटल का है, मार्केट पूरा डिजिटल का ही है, हर जगह डिजिटल का ही यूज़ होता है, तो नई चीज़ों का प्रयोग करना और नई टेक्नोलॉजी से अवगत होना, ये सारी चीज़ें नवाचार के अंतर्गत आती हैं। सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना, शिक्षा प्रशासन विभिन्न सहायक सेवाओं जैसे शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन, मध्याह्न भोजन योजना, मतलब वहाँ पे उनकी जो वहाँ का स्टाफ है उनके लिए भोजन का कैंटीन, लाइब्रेरी और छात्रवृत्ति, मतलब स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म वितरण, ये सारी जो है बेसिक शिक्षा में आजकल गवर्नमेंट हमारी दे भी रही है, तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए, परीक्षाओं की व्यवस्था करना, कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होता है, प्रमाण पत्र का वितरण होता है, तो ये शिक्षा प्रशासन के कार्य के अंतर्गत आता है ना। जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो वो सारा काम किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत आता है। फिर रिकॉर्ड, आलेखन के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक और छात्र से संबंधित विभिन्न पक्षों संबंधित तथ्यों की सुरक्षा निहित होती है। रिकॉर्ड, सारे जो है रिकॉर्ड, चाहे वो ग्रांट के संबंधित हो, वित्तीय हो, और पर्यवेक्षण सुपरविजन से संबंधित हो, परीक्षा के हो, और या व्यक्तिगत जो वहाँ का स्टाफ है, शिक्षक है, छात्र, कर्मचारी, इन सब के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का रखरखाव भी ये सब रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आता है, और इसका काम भी शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत ही होता है। तो ठीक है, आज हमने ये पोस्टकॉप के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित और भी जितने फैक्ट्स थे वो पढ़ लिए। ठीक है, तो आज जो है बस इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।